नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानगंज में पुनः स्वागत है। अभी तक हमने करीब करीब 24 क्लासें कर ली हैं। ये 25वीं क्लास आपकी रहेगी और आज की क्लास सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये इंट्रो क्लास है। अभी सब लोग क्या करते हैं, इंट्रो क्लास स्टार्टिंग में लेते हैं, हम इंट्रो क्लास अभी ले रहे हैं। इंट्रो क्लास में बताएंगे आपको कि अब आगे क्या पढ़ना है, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पॉलिटी के आते हैं। ठीक है, हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं। दोनों में अंतर भी हमने स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन फिर जान लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक रूल बुक है, उसमें नियम कानून लिख दिया गया है स्पष्ट रूप से, परंतु नियम कानूनों का व्यवहारिक रूप में प्रयोग कैसे कराया जाए वो लिखा गया है उसको हम पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी में। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रूल बुक एक है, और उसका प्रयोग जब देखा जाता है तो उसको इंडियन पॉलिटी में पढ़ा जाता है, भारतीय राज्य व्यवस्था में पढ़ा जाता है। तो हम भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, जिसमें अब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना शुरू करेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रावधान लिखे गए हैं, कितने आर्टिकल हैं, उन आर्टिकल में क्या क्या बातें लिखी गई हैं, और फिर वहीं पे देखते चलेंगे कि उनका व्यवहारिक जीवन में प्रयोग क्या हो रहा है। इससे पहले हमने देखा कि हमारे संविधान का विकास कैसे हुआ, उसका विकास का क्रम क्या रहा, उसमें जो राजनीतिक प्रणालियां अपनाई गई हैं, जो शासन प्रणालियां अपनाई गई हैं, उनका आधार क्या, वो कहाँ से प्राप्त की गई, कहाँ से आई हमारे संविधान में, उन राजनीतिक प्रणालियों का मतलब क्या होता है, संसदीय प्रणाली जो होती है उसका मतलब क्या होता है, या फिर क्यों संसदीय प्रणाली अपनाएगी। और कई सारी शासन प्रणालियां रही होंगी। जब 1947 या 1946 में हमारी संविधान सभा बनी तो उस समय विश्व में कई सारी शासन प्रणालियां थी, कई सारे संविधान थे। तो हमने क्या कहाँ से प्राप्त किया, इसको हमने देखा था संविधान के स्रोत में। उसके बाद हमने क्यों वही पर्टिकुलर शासन प्रणाली अपने संविधान में अपनाई। जैसे देखा जाए तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ही क्यों हमने अपनाया, संसदीय शासन प्रणाली क्यों अपनाई, संघ की व्यवस्था क्यों की, हमने यहाँ लोकतंत्र जैसी शासन प्रणाली क्यों अपनाई। ये जब हम शासन प्रणालियां कई सारी पढ़ रहे थे, जब हमने कंपेयर किया, फिर हमने देखा कि हमारे परिदृश्य के हिसाब से, हमारे देश की व्यवस्था के हिसाब से, यहाँ की जनता के हिसाब से सबसे जो व्यवस्थित या सबसे अच्छी जो शासन प्रणाली है वो संघीय शासन प्रणाली रहेगी। संघीय क्यों लिया गया, एकात्मक क्यों नहीं लिया गया, या कोई और शासन प्रणाली क्यों नहीं ली गई, ये भी वहां पे हमने देखा था। जो देखा था, चलिए वो सब क्लासें इंपॉर्टेंट थी, फिर से उन सब क्लासों की चर्चा धीरे धीरे अब होती रहेगी। सारी क्लासें एक एक करके आपको उसमें जो जो टर्म यूज किए गए उन सबको बताया जाएगा। ठीक, तो अब हम जैसे संसदीय शासन प्रणाली ही सिर्फ पढ़ेंगे, संघ ही सिर्फ पढ़ेंगे, संघवाद ही पढ़ेंगे। हम ऐसा नहीं संघवाद के अलावा या फिर संसदीय पढ़ाते पढ़ाते आपको पढ़ाने लग जाएंगे एकात्मक शासन प्रणाली, या फिर लोकतंत्र पढ़ाते पढ़ाते हम आपको समाजवाद पढ़ाने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो जो जो हमारे बस अब संविधान में लिखी गई हैं बातें, उनको हम व्यवस्थित रूप से विस्तृत चर्चा करते चलेंगे। ठीक है, आज की क्लास जो शुरू होगी वो जो फैक्ट होते हैं, जैसे कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है, राष्ट्रीय गीत क्या है, राष्ट्रीय गान क्या है, इनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानकारी ली जाएगी। कितने पेज है हमारे संविधान में, ये सब जो फैक्ट होते हैं हमारे भारतीय संविधान संबंधित, इनको समझा जाएगा। और एक चीज हम आपको बताएंगे कि कितने भाग हैं और कैसे आर्टिकलों को याद किया जाए। हम क्या करते हैं कि एक आर्टिकल, दो आर्टिकल, तीन आर्टिकल, सब आर्टिकलों में क्या क्या लिखा गया है इनको रटना शुरू कर देते हैं। तो साइंटिफिक तरीका क्या है उसको पढ़ने का, या कई सारी कोचिंगों में जब आप जाते हैं तो सीधे पढ़ा दिया जाता संघवाद, संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था एक तरफ से पढ़ा दी जाती है, और उसी में बता दिया जाता है कि राज्य भी बता दिया जाएगा, केंद्र भी बता दिया, आर्टिकल एक एक आर्टिकल में क्या लिखा गया यह स्पष्ट रूप से नहीं क्लियर करवाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यूट्यूब पे कोई एक लिमिट तो है नहीं हमारे पास कि यहाँ कितनी क्लासें होनी चाहिए। ऑफलाइन क्लासों में क्या होता है कि समय की एक बाउंडेशन होती है, इतने दिन में आपको कोर्स कंप्लीट करना है, इस वजह से वहाँ पे बहुत सारी चर्चाएं नहीं हो पाती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको समय की बाउंडेशन नहीं रहती है, तो हम विस्तृत चर्चा करते चल रहे हैं। और वैसे भी ये हमारी बेसिक क्लास है, जो भी क्लासें हो रही है बेसिक है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, और जनरल इंट्रोडक्शन है पूरे संविधान का। ऐसा नहीं किसी एक हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं। जब हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाएंगे उसमें हम देखेंगे कि हम एक एक आर्टिकल की चर्चा नहीं कर रहे होंगे, फिर हम एक वो मिक्स करके सबको पढ़ा रहे होंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे हमने संविधान को पढ़ना है, अच्छे से समझना है। उम्मीद है कि आप क्लासें पिछली देखे होंगे, नहीं देखे तो उसको देखिएगा। यहाँ से मेन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 से हम शुरू करेंगे, उससे पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको बता दें, आर्टिकल 1 अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। परंतु अभी आज की क्लास शायद सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक की जितनी क्लासें थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, कि आपको एक इंट्रोडक्शन मिलेगा कि हमें पॉलिटी में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितने दिन से पढ़ रहे हैं। तो एक बात और आती है कि कौन सी बुक पढ़ी जाए, ये भी कई बार चर्चा आती है कि बुक कौन सी पढ़ी जाए। तो हमारा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, और साथ में आपको आर्टिकल जो एकदम संविधान में ऑथेंटिक लैंग्वेज में जो लिखा गया है
वो लैंग्वेज थोड़ा टफ होती है, इसीलिए बहुत जगह उसको नहीं पढ़ा, लेकिन ऑथेंटिक लैंग्वेज के लिए या कभी कभी हम रेफरेंस के तौर पर कि इस आर्टिकल में पर्टिकुलर स्पेशली क्या लिखा गया, रेफरेंस के तौर पर बेयर एक्ट देखते हैं। तो आपको जो पढ़ना है बुक में एनसी, फिर उसके बाद आपको बेयर एक्ट, ये रेफरेंस के लिए आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, रेफरेंस के लिए आप पढ़ सकते हैं, बेयर एक्ट को आप देख सकते हैं, ठीक है। बेयर एक्ट में एग्जैक्ट हूबहू लैंग्वेज में लिखा गया कि हमारे संविधान में क्या क्या है, वो इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है। आप चाहे तो बेयर एक्ट को ऑफलाइन खरीद सकते हैं, कोई बुक खरीद सकते हैं, और चाहे तो आप भारतीय सरकार जो अपनी इंडियन गवर्नमेंट है उसकी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप लिखेंगे बेयर एक्ट तो आपको आएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करके समथिंग एक हेडिंग आएगी, वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको हमारे 22 भाषाएं जो हैं किस अनुसूची में रहेंगी, 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में, जितनी भाषाएं हैं उन सबको जो है सारी भाषाओं में लिखा गया वहाँ पे, या वहाँ पे दिया गया है एक एक करके, और वहाँ जिसको भी जिस भाषा में करना है पढ़ना है वो डाउनलोड कर ले वहाँ से और पढ़े। बेयर एक्ट मतलब पढ़ना जरूरी नहीं है, फिर भी रेफरेंस के लिए आपको बेयर एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर कोई आप एक्स्ट्रा बुक पढ़ना चाहते हो, वैसे एनसीईआरटी और बेयर एक्ट सफिशियंट है, बाकी हमारी क्लास से आप पढ़ते चलिए, सब कुछ समझ में आएगा आपको, अलग से बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर भी जो थोड़ा यूपीएससी वाले होते हैं उनको लैंग्वेज के लिए और कई चीज़ों के लिए एक अलग से कोई ना कोई बुक पढ़नी पड़ती है, खास करके यूपीएससी वालों की बात मैं कर रहा हूँ। वहां तक के अगर आपको एग्जाम देने का प्लान कर रहे हैं, आने वाली क्लासों में हम यूपीएससी की स्पेशल क्लासें लाएंगे पॉलिटिक्स संबंधित, परंतु अगर आप यूपीएससी से एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटी में आप हैं, आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर किसी में है तो आपको वहाँ पे लिखना है, तो एक बुक आती है राजेश मिश्रा राइटर भारतीय संविधान, ठीक है ना, इंडियन भारतीय संविधान यहाँ लिख देते हैं, हिंदी में है, ये हिंदी मीडियम क्लास है। तो राजेश मिश्रा की बुक है भारतीय संविधान, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि इजी लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं। चलिए फिर देखते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम कि आज की क्लास में क्या क्या चर्चाएं की गई हैं। हमारे सामने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देखेंगे। इससे पहले हम आपको एक चीज़ और बता दें कि आर्टिकल को रटने की ज़रूरत नहीं होती है, अगर हम उसको साइंटिफिक वे में एक क्रम में अगर अच्छे से पढ़ लें, देखेंगे हम कि आर्टिकल 1 में संघ राज्य क्षेत्र ही क्यों लिखा गया है, या फिर जो अलग से आर्टिकल हमारे भाग कई सारे जोड़े गए वो उसी स्थान पर क्यों जोड़े गए, उसको क्यों नहीं आर्टिकल 1 में स्टार्टिंग जोड़ा गया, लास्ट में जोड़ दिया गया, क्यों उसको एक क्रम में लिखा गया है, व्यवस्थित क्रम में क्यों सारी चीज़ें लिखी गई हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और यही समझ में आएगा कि हमें कोई भी सब्जेक्ट एक क्रम में क्यों पढ़नी चाहिए। चलिए, जो सबसे पहला फैक्ट है कि निर्माण अवधि, कितना दिन लगा हमारे संविधान को बनने में। सबसे पहले जो संविधान सभा बुलाई गई थी वो कब बुलाई गई थी, 9 दिसंबर 1946 को, जिसकी जो है अध्यक्षता कर रहे थे, अस्थायी अध्यक्ष थे क्योंकि पहली बैठक थी तो अभी अध्यक्ष का चुनाव नहीं किया गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उसकी अस्थायी अध्यक्षता कर रहे थे। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां पर बनते हैं, उसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। फिर 13 तारीख को उद्देश्य प्रस्ताव पारित होता है, 13 दिसंबर 1946 को। ये संविधान यहाँ से बनता है। संविधान कैसे बना इसकी हमने चर्चा कर रखी है पहले, आप पुरानी क्लास से देखें, फिर भी आप बस फैक्ट यहाँ पढ़ रहे हैं तो कोई आज से हमारी क्लास देखना शुरू किया तब भी कोई बात नहीं, अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, बेस्ट रहेगा, आपके ज्ञान को और इम्प्रूव करेगा। और क्वेश्चन आते हैं जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, क्यों पीछे पढ़ा ये भी समझने की कोशिश करेंगे, उसको पहले क्यों पढ़ लिया। तो जो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, 26 नवंबर को ये अपनाया गया। 2 शब्द आते हैं, अपनाया कब गया, लागू कब किया गया, दोनों अलग अलग शब्द हैं। हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था, परंतु उसको लागू किया गया है
26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे अपना मनाते हैं। ठीक है, इसमें कई बार कहा जाता है कि हमारे संविधान के जनक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। ठीक ना, क्यों कहा जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान का जनक? क्या अकेले उन्होंने संविधान लिखा? नहीं, संविधान सभा में बहुत लोग थे। हमारा संविधान कैसे बनते और कई सारी विस्तृत चर्चा, कितनी बहस हुई। एक राज्यसभा टीवी पर एक प्लेलिस्ट है भारत का संविधान, करीब 10 एपिसोड उसमें है, वो आप देखिएगा, समझ में आएगा कैसे कैसे हमारा संविधान बनके तैयार हुआ। चलिए फिलहाल यहाँ देखते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे संविधान की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति थी, प्रारूप समिति। उसका कार्य करता हमारा संविधान में क्या क्या लिखा जाएगा, उसका प्रारूप कैसे रहेगा, उसका ढांचा स्ट्रक्चर कैसे रहेगी, वो तैयार करना। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इस वजह से इनको भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। इसके अलावा इसमें 7 सदस्य और थे, जैसे के एम मुंशी जैसे लोग थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, ऐसे ऐसे कई सदस्य, 7 सदस्य थे टोटल। अगर काउंट के हिसाब से देखा 9 सदस्य थे प्रारूप समिति में। टोटल कितने सदस्य थे? 9 सदस्य थे, लेकिन 7 सदस्य थे। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 7 सदस्य थे गणना की दृष्टि से। एक लोग इस्तीफा दे दिए थे। इस्तीफा बी एल मित्तल ने इस्तीफा दे दिया था, तो उनकी जगह पर बी एल मित्तल जब इस्तीफा दिए तो उनकी जगह पर एन माधव राव, अगर नाम आप पढ़ने जाएंगे तो एन माधव राव भी इसके सदस्य थे प्रारूप समिति के। लेकिन जब बी एल मित्तल ने इस्तीफा दिया उसके बाद वो इसके सदस्य बने। वहीं देखा जाए तो डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है, वो एक्सपायर कर जाते हैं, तो टीटी कृष्णामाचारी उनकी जगह पर आते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो 2 लोग, क्योंकि एक लोग इस्तीफा दिए, एक लोग बी एल मित्तल इस्तीफा दिए वो, और दूसरे लोग की मृत्यु हो जाती, तो 2 लोग ही हट गए, 2 लोग और एक्स्ट्रा जुड़ गए। तो नाम की दृष्टि से देखा जाएगा तो 9 लोग हो जाएंगे। तो आपको नाम याद करना अगर है तो 9 लोगों का नाम याद करना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए, अपनाने की तिथि। हमारा संविधान हमने कब अपनाया? हमारा संविधान अपनाने की तिथि क्या थी ये समझ में आया आपको? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सबसे प्रमुख समिति थी हमारे संविधान की, इसी वजह से इनको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। इनके अलावा इसमें 7 सदस्य और थे गणना की दृष्टि से। नाम की दृष्टि से देखा जाएगा 9 सदस्य टोटल हो जाएंगे, तो 7 सदस्य और थे प्रारूप समिति में। इन 7 सदस्य में 6 + 1 अगर कर लिया जाए तो 1, क्योंकि अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हमारे सबसे प्रमुख वहां पे थे, इसलिए इनको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। इसको अपनाया कब गया था? अपनाने की तिथि क्या थी? 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अपनाया गया था। वहीं लागू कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया गया, और 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू किया गया। ठीक है ना। लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950, इसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं हम। ठीक ना। गणतंत्र क्या होता है? ऐसा राज्य जिसका राष्ट्र प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित हो, पहला परिभाषा। दूसरी परिभाषा एक और है कि ऐसा देश या ऐसा राज्य जहां पर देश का सर्वोच्च पद सबके लिए खुला हो, कि कोई भी उस देश का नागरिक उस पद पर आसीन हो सकता है, तो उसको गणतंत्र कहते हैं या गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। ठीक है ना। 26 जनवरी 1950 को हमने जो अपना संविधान लागू किया। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान। हमारे संविधान की एक और विशेषता है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अगर संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो 395 अनुच्छेद हैं, परंतु अगर गणना की दृष्टि से देखेंगे तो करीब करीब 470 अनुच्छेद हो जाते हैं। कैसे? देखिए, जब नंबरिंग देखेंगे तो आपसे 395 के बाद आपको नंबरिंग नहीं मिलेगी, लेकिन कई सारे आर्टिकल में पार्ट ए पार्ट बी, मान लीजिए जैसे हम देखते हैं आर्टिकल 371 का एक एग्जांपल लेते हैं। आर्टिकल 371 में एक 371 है, फिर 371 ए आ जाता है, ठीक है ना, फिर 371 बी आ जाता है। ऐसे जो है कई सारे उसमें भाग आ जाते हैं या कई सारे पार्ट आ जाते हैं, सब आर्टिकल आ जाते हैं। सब आर्टिकल भी नहीं कहेंगे, वो भी एक आर्टिकल ही है, तो उसके अंदर कई आर्टिकल आते हैं। तो काउंट की नंबरिंग तो 395, लेकिन काउंट जब करेंगे तो करीब करीब 470 480 हो जाते हैं अनुच्छेद हमारे। ठीक है ना। तो इसलिए विश्व का सबसे लंबा संविधान है, सबसे लंबा और साथ में लिखित संविधान है। इसके सारे बातों को एक दस्तावेज पर क्रमबद्ध रूप से लिखा गया है। अंतर क्या है लिखित अलिखित में? क्या अलिखित संविधान लिखा ही नहीं होता है? ऐसा नहीं है, अलिखित संविधान भी लिखा होता है कहीं ना कहीं, परंतु वो एक पर्टिकुलर दस्तावेज पर एक क्रमबद्ध रूप में नहीं लिखा होता है। वो जब मन किया हमने, हमारा जैसे ब्रिटेन का संविधान, जब मन किया हमने कोई नियम कानून बनाया लिखित रूप से और उसको कहीं पर रख दिया।
ऐसा नहीं कि एक कोई बुक है, एक कोई दस्तावेज है जिसके तहत हम क्रमबद्ध रूप से उसको व्यवस्थित किए हुए हैं, ऐसा नहीं होता है। तो विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। इसका कुल खर्च कितना आया था? इसका कुल खर्च आया था 4.9 मिलियन। उस समय 4.9 मिलियन इसका खर्चा आया था। देखिए 4.9 मिलियन, 6.4 मिलियन यहाँ लिखा है, 4.9 कह रहे हैं, 6.4 मिलियन लिखा गया है। यहाँ पे देखा जाए तो 64 लाख हो जाएगा, इसका मतलब 64 लाख रुपए खर्च आया था। ठीक है, देखिए मिलियन क्या होता है, एक के बाद 1 2 3 4 5 6, ये मिलियन हो गया। बिलियन क्या होता है, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई और कर दीजिए, ठीक है ना, तो हो जाएगा आपका बिलियन। ट्रिलियन क्या होता है, तो बिलियन में करीब 9 जीरो हो जाएगा, तो एक के बाद 9 जीरो करके फिर आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बिलियन हो जाए, वो ट्रिलियन हो जाएगा। तो ऐसे संख्या चलती है, अंतर्राष्ट्रीय संख्या है, इस हिसाब से चलती है। हमारे यहाँ 100, 1000, 1 लाख ऐसे चलता है। 1 लाख मतलब 0.1 मिलियन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 6.4 मिलियन की बात हो रही, तो 64 लाख टोटल खर्चा आया हुआ था। इसका संग्रह कहाँ किया गया? जो हमारा मूल संविधान लिखा गया, वो थोड़ी है कि हाँ सबको जनता को पढ़ने को मिलता है, उसका एक संग्रह किया गया, क्योंकि इसका क्षय ना हो, काफी लंबे समय तक ये व्यवस्थित रहे, तो उसका संग्रह किया गया है हमारे पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में, एक हीलियम से भरे बक्से में। एक हीलियम का बॉक्स है, हीलियम से बना या नाइट्रोजन से कह देंगे आप, बना हुआ एक बॉक्स है, जिसके अंतर्गत इसको प्रिजर्व करके रखा गया है, कहा हमारे संसद भवन की लाइब्रेरी में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट ऐसे है ना जो आपको बस जानने चाहिए, एग्जाम में पूछे, जरूरी नहीं और पूछ भी सकता है अगर कभी, जैसे इसमें अब माल निर्माण की अवधि अभी तक नहीं पूछा है। हम कोई चीज पूछेगा या नहीं पूछेगा किस आधार पर तय करते हैं? प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनके आधार पर यह तय किया जाता है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ऐसा एब्सोल्यूट तो है नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं ही आएगा, लेकिन आने की प्रोबेबिलिटी इन सब क्वेश्चनों की कम रहेगी। जैसे आपको 26 नवंबर 1949 आया है कई एग्जाम में, यहां से आ सकता है। कब लागू करना अपनाना, इन दोनों में कंफ्यूजन होती है, ठीक है ना, यहां से क्वेश्चन आता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष से क्वेश्चन आता है। विश्व का लिखित अलिखित संविधान क्या होता है, यहां से क्वेश्चन आता है। अब यहां से कुल खर्च आपको नहीं पूछेगा, ठीक है ना, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन भी शायद पूछे, शायद, देखिए नहीं पूछेगा, एब्सोल्यूट हम नहीं बता रहे हैं आपको, ठीक है, अभी तक नहीं पूछा है, ये बात सही है, ठीक है ना। संग्रह, इसका संग्रह कहाँ किया गया है, तो संसद भवन जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ पर भारतीय संविधान में या मूल संविधान में कितने भाग कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी, और वर्तमान में कितने भाग कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं, ये समझने की कोशिश अगर की जाए तो 395 अनुच्छेद हमारे पास थे। जो हमारा मूल संविधान था वहां पर 395 अनुच्छेद थे। मूल संविधान का तात्पर्य क्या होता है? जो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, उस संविधान में क्या क्या प्रावधान थे? तो मूल संविधान 395 अनुच्छेद, 22 भाग, टोटल 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थीं जब हमारा संविधान लागू हुआ। परंतु वर्तमान में अगर देखा जाए तो लगभग 370 या 370 से भी अधिक अनुच्छेद हैं और 25 भाग हैं। सॉरी, 470 यहाँ लिखा गया, 370 नहीं 470, और 25 भाग हैं और लगभग 12 अनुसूचियां यहाँ पर हैं। कैसे? देखिए 25 भाग की जब यहाँ बात की जाती है तो भाग ऐसा नहीं कि गणना की दृष्टि से आप देखेंगे 25 भाग हो जाते हैं, परंतु आप जब संविधान में सर्च करने लगेंगे, भाग 23, भाग 24 और भाग 25, 24 और 25, तो ये आपको नहीं मिलेंगे कहीं पर भी, ये आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे हमारे संविधान में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये संख्या गणना की दृष्टि से जब हम काउंट करते तब 25 भाग होते हैं, लिखित रूप से नंबरिंग की दृष्टि से देखा जाए तो 22 भाग ही आते हैं, ठीक ना। कैसे? हम बात करते हैं भाग 4 की, जो कोई डीपीएसपी से संबंधित है, ठीक ना। इसके पहले कितने भाग रहेंगे? 3 भाग, प्लस यहां देखिए 3 लिख दीजिए पहले, 1 2 3, फिर भाग 4 एक डीपीएसपी। लेकिन एक और आता है भाग 4A, इसको हमारे संविधान में बाद में ऐड किया गया, तो एक पार्ट यहां से आ जाएगा। ये हो जाता है हमारा संबंधित, इसको कहते हैं मूल कर्तव्य।
ये आर्टिकल 36 से 51 तक होता है। ये अभी हम एक एक करके सारे आर्टिकल को शॉर्टकट में देखते जाएंगे क्या क्या है, ठीक ना। मूल कर्तव्य, इसके बाद हम फिर आगे देखते हैं भाग 9 एक आएगा। भाग 9, और 9 में भी एक ए पार्ट होता है 9A, एक बी पार्ट है 9B। यहां थोड़ा समझने की बात है कि इसके पहले कितने आर्टिकल आए हमारे, 5, 6, 7 और 8, 4 आर्टिकल आ रहे हैं, 5, 6, 7, 8। परंतु यहां 4 आर्टिकल नहीं रहेंगे, यहां 3 आर्टिकल ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि भाग 7 को, भाग यहां पर लिख लेते हैं 5 से 8, परंतु यहां भाग 7 को हमारे संविधान से समाप्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है, निरसित कर दिया गया है। 7वां संविधान संशोधन, 7th संविधान संशोधन, 7th संशोधन 1956 के द्वारा भाग 7 को हटा दिया गया है। जब हमारा मूल संविधान था तो इसमें क्या था प्रावधान, समूह बी के राज्य, समूह बी के राज्य, समूह बी के राज्य। जब हम अनुसूची 1 पढ़ रहे थे वहां हमने बताया था ABCD पहले इतने प्रकार के राज्य थे, परंतु फिर इन राज्यों की संख्या को समाप्त किया गया 7वां संविधान संशोधन द्वारा। अब हमारे पास मुख्य रूप से 2 प्रकार के राज्य होते हैं। एक राज्य होता है राज्यों का समूह भाग 1, भाग 2 में देखा है केंद्र शासित प्रदेशों का समूह, और एक और आता है भाग 3, जो कि मुख्य रूप से, इसीलिए हमने कहा मुख्य रूप से 2 हैं। तीसरा जो होता है अन्य अर्जित क्षेत्र, या फिर जैसे असाई चीन हुआ, चीन उसको अपना हिस्सा मानता, असाई चीन, POK अरुणाचल प्रदेश कुछ विवादित हिस्से, ये सब जो है भाग 3 के अंतर्गत रखे जाते हैं, ठीक है। लेकिन मूल संविधान में 4 प्रकार के भाग थे, 4 प्रकार के भागों का उल्लेख किया गया था, जिसमें भाग बी था देसी रियासतें। बाद में देसी रियासत का नाम समाप्त कर दिया गया और उनके जो राज्य थे कई राज्यों का अलग अलग विलय किया गया। जब हम अनुच्छेद 1 पढ़ रहे होंगे तो वहां पर और विस्तृत चर्चा इसकी होगी। तो भाग 7 को यहाँ पे, भाग 7 को अब समाप्त कर दिया गया है, ठीक है ना, पूर्ण रूप से भाग 7 को समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 नहीं, यहाँ 3 हो जाएगा। 9 में 9A, 9A, 9B इतने प्रकार के होते, 3 आर्टिकल आपके यहां से आ जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे कर करके आपको 25 आर्टिकल टोटल मिल जाएंगे जब इसे ऐड करते चलेंगे। जैसे कि भाग 14 की जब हम बात करते हैं तो 14 है, 14A भी है, तो एक काउंट ये हो जाएगा, एक काउंट ये हो जाएगा। तो यहाँ भाग 14 में 2 प्रकार मिल जाएगा आपको, ऐसे ऐसे आपको मिलता जाएगा, ठीक है। 9 में रहता है पंचायत से संबंधित आपका है, ये रहेगा आपका नगर पालिका से संबंधित। ये 9B जो होता है ये सहकारी समितियों से संबंधित होता है, सहकारी समितियों से संबंधित, सरकारी समितियां इसके तहत लिखी, सहकारी समितियां लिखी, सरकारी नहीं सहकारी, ठीक है ना, जो आपस में समूहों द्वारा बनाई जाती हैं, समान हित के लिए बनाई जाती हैं, एक साथ मिलकर कार्य करती हैं। ये हमारे किसी सरकार द्वारा नहीं बनाती, ये लोगों के समूह द्वारा बना के कार्य करती है। सहकारी समितियों की बात हमने 9B में की है। अगर आर्टिकल देखा जाए तो ये सब जो है 243 नंबर आर्टिकल में रहते हैं। 243 नंबर आर्टिकल में 243 से लेकर जो पंचायत देखा जाएगा तो 243 ओ तक रहेगा। वहीं पर जब नगर पालिका की हम बात करेंगे तो नगर पालिका 243 ओ पी से लेकर ZG तक रहती है, ZG। अगर 9A की बात की जाए 243 P से लेकर ZG। सहकारी समितियां जो हमारी होती हैं वो ZG, जब ए खत्म होगा तो फिर जो क्या हो शुरू हो जाता है जेड के बाद फिर ZA, ZB, ZC, ZD, ऐसे ऐसे कर कर आपके शुरू होगा एक एक करके, ठीक है। फिर आपका सहकारी समितियां जो होता है ZH से, ये G पे समाप्त हुआ है, फिर ZH से 243 ये आपका फिर 243 ZT तक ये रहता है। एक एक करके हम इसको सबको देखते चलेंगे, आप परेशान मत होइए, बस यार जनरल इंट्रोडक्शन आपको दे दिया गया। तो क्यों हमने यहाँ पर कहा आपको
कि 25 भाग हो गए हैं, आपको समझ में आया होगा। 12 अनुसूचियां, अनुसूचियों क्लास में हमने बताया था हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां, फिर बाद में 4 अनुसूचियां जोड़ी गई। अनुसूचियों क्लास जिनको अगर नहीं समझ में आ रहा, अनुसूचियों क्लास वापस जाके अटेंड कर लें, उसमें सब कुछ आपको अनुसूचियों को व्यवस्थित रूप से विस्तृत फॉर्म में आपको बताया गया है। जो लोग आज पहली बार ये क्लास देख रहे हैं वो पिछली अनुसूचियों क्लास देखें। अभी तक पूरे यूट्यूब पे या फिर क्लासों में भी इतने डिटेल में नहीं पढ़ाया था। क्लास में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? क्योंकि वहाँ पे समय का बाउंडेशन रहता है। और यूट्यूब पे क्यों नहीं पढ़ाया जाता? यूट्यूब पे कई सारे लोग वही हैं जो कि जितना बुकों में लिखा गया वही आके कथा बाँच कर चले जाते हैं, या कुछ लोग जो है एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन या बेसिक इंडियन पॉलिटी नहीं कोई पढ़ाता है, ठीक? या कई लोग मान चलते हैं आपको आता होगा, पर नया बच्चा जो आता है उसको एकदम नया नया पहली बार घर से निकला, उसको कई चीज़ें नहीं आती हैं। बहुत लोग जो पढ़े भी होंगे ना, वो भी जो है कन्फ्यूज यहाँ पर होते हैं। 9B, बहुत लोगों को नहीं पता होगा 9B भी एक पार्ट है हमारे संविधान में। सहकारी समितियों कहाँ से कहाँ उल्लेख किया गया है। बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि भाग 7 जो है, जो पुराने स्टूडेंट भी होंगे, पढ़े भी होंगे, कि भाग 7 को हटा दिया गया है। अब क्वेश्चन आ जाता है, क्लास में तो इतनी डिटेल में ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं। हम खुद ही जब क्लास लेते हैं तो वहाँ पर ऑफलाइन नहीं पढ़ाते ये सब चीज़ें इतनी डिटेल में। तो जब आप भाग 7 को एकदम देखेंगे नहीं और एग्जाम में आ गया कि भाग 7 में क्या लिखा गया है, वर्तमान में भाग 7 है कि नहीं, फिर आप वहां पे क्वेश्चन गलत करके आएंगे। परंतु ये सब संविधान के पार्ट है, आना चाहिए। लेखक, इसके लेखक कौन है? जो हमारा संविधान लिखा गया है उसके लेखक, उसको देखिए हाथ से लिखा गया, ऐसा नहीं कि उसको प्रिंट आउट कर दिया गया, प्रिंट लिखा, और जो नॉर्मल पेपर होता है इस पर नहीं लिखा गया है। तो इसके लेखक कौन है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इसके राइटर हैं। हमारे संविधान के राइटर कौन है, किसने लिखा हुआ है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने क्या कहा कि भैया हम लिखने का 1 भी रुपए चार्ज नहीं लेंगे, इसके बदले हर पृष्ठ पर हमारा नाम होना चाहिए और अंतिम पृष्ठ पर हमारे पिताजी का नाम होना चाहिए। ये बात इन्होंने कही, लिखने के एवज में इन्होंने ऐसी बात कही, तो वो किया गया है। हर पृष्ठ पर इनका नाम प्रेम लिखा गया है और इन लास्ट पृष्ठ पर इनके पिताजी का नाम लिखा गया। अभी देखते हैं आगे, ठीक है। तो लेखक कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इसके लेखक रहे हैं। लेखन की भाषा क्या रही है? हमारा जो मूल संविधान उसको किस भाषा में लिखा गया है? तो हमारा जो संविधान जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया है वो अंग्रेजी में लिखा गया है, ठीक ना। परंतु जो हिंदी में लिखा गया है वो लिखा गया है वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा। जब प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हमारे संविधान के राइटर हैं और उन्होंने इसको इंग्लिश में लिखा, अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है और हस्तलिखित है, ये बात आप जानते रहिए। लेकिन जब हिंदी प्रति की बात करेंगे तो वो उसकी बात उसके राइटर कौन आते हैं? बसंत कृष्ण वैद्य उसके राइटर है हिंदी प्रति के, ठीक है। लेखन की शैली क्या है? उन्होंने इसे सुंदर प्रवाहमयी इटैलिक शैली, क्योंकि इंग्लिश में है इटैलिक शैली, आप समझ ना, जो कर्सिव राइटिंग होती है, ऐसे करके समथिंग कर्सिव लिखा जाता है ना, तो कर्सिव राइटिंग में इटैलिक शैली में इन्होंने फ्लुएंट लैंग्वेज में लिखा है, इटैलिक शैली में लिखा हुआ है। लेखन की शैली है पारिश्रमिक, इन्होंने मेहनताना क्या लिया? मेहनताना एक भी पैसा लेने से मना कर दिया। जैसे हमने स्टार्टिंग में चर्चा की, ये कहें हम पैसा नहीं लेंगे, इसके एवज में रायजादा की एक शर्त थी कि हम पैसा नहीं लेंगे, परंतु संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका नाम प्रेम लिखा होना चाहिए और अंतिम पृष्ठ पर अपने दादाजी, सॉरी पिताजी ने कहा, दादाजी का नाम गुरु श्री राम बिहारी नारायण लिखित होना चाहिए। और वो लिख भी दिया गया, ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा तो माना नहीं है, पैसे नहीं लिए, बल्कि इसके एवज में उन्होंने ये कहा। संविधान को लिखने में जो एक पेन यूज किया गया, तो ये नॉर्मल पेन तो है नहीं जो हम लिखते हैं, वो नहीं, वहां उस समय निब और होल्डर, ठीक है ना, एक उन्होंने मुख्य रूप से निब और होल्डर वाले पेन का उपयोग किया। निब होल्डर पहले के समय में जो पुराने स्टूडेंट को जानते होंगे कि इंक आती थी और निब में जो है डिप करके फिर उसको लिखा जाता था, या फिर फाउंटेन पेन एक आती थी, अंदर इंक भरी होती थी, या एक दवात, दवात कहते थे ना गांव में, या स्याही दवात समथिंग, अब पता नहीं किस कंपनी की आती थी, याद भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो निब और होल्डर का, वो जो डिप करके पेन लिखी जाती थी उसका निब होल्डर या फाउंटेन पेन का इस्तेमाल किया जाता था। इसके लिए उन्होंने इंग्लैंड और चेकोस्लोवाकिया से मंगवाए 432 पेन होल्डर निब। जो निब होती थी आगे, जो हम अपने में वो सिल्वर कलर का निब देखते हैं ना, आगे लगी होती है जिसमें लिखा जाता है, वो निब जो होती 432 निब होल्डर मंगवाए थे। और 303 निब, अच्छा इसमें से 303 नंबर की जो निब थी वो प्रमुख रूप से प्रयोग किया गया। तो आप इतना जो है पेन उनके बारे में मत समझिए, बस इतना समझ लीजिए निब और होल्डर, इंक पेन, वो जो नॉर्मल पेन थी नहीं उस समय, क्योंकि फाउंटेन पेन ही मैक्सिमम, अभी हम लोग समय तक, हम लोग बचपने में भी हम लोग जो है वही फाउंटेन पेन है उससे डिप कर करके लिखे हैं। दुद्धि, चाक, स्याही ये सब जो है घोर घोर के ले जाते थे और लिखते थे, पूरा शर्ट भी खराब करके लाते थे, ठीक है। स्याही और कागज, विशेष रूप से तैयार की गई स्याही का प्रयोग इसमें किया गया, और उच्च गुणवत्ता वाले चर्म पर
ठीक है ना। नॉर्मल पेपर ने चर्म पत्र का उपयोग किया गया, जिसका माप यहाँ पर लिखा गया 16x22 इंच था। 16x22 के पेपर पर हमारे संविधान को लिखा गया है। प्रेम बिहारी नारायण राजदादा द्वारा उन्होंने निब और होल्डर वाली पेन का इस्तेमाल किया गया है। वो मुख्य रूप से पेनें इंग्लैंड और चेकोस्लोवाकिया से मंगवाई गई थी, ठीक है ना। ये सब आप देखिए, इस पर लिखा गया, एक भी रुपए नहीं लिए हैं, प्रभाव में इटैलिक शैली में लिखा हुआ है। हिंदी संस्करण के लेखक, जैसे हमने चर्चा कर ली कि हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था। पेजों की संख्या, हमारे संविधान में जो मुख्य संविधान था, जो कि हीलियम गैस में उसमें प्रिजर्व कर रख दिया गया है। संविधान और कई सारे उनका बाद में संशोधन होता है, लेकिन जो मुख्य रूप से लिखा गया, जो प्रेम बिहारी नारायण राजदादा द्वारा लिखा गया था, उसको जो हमने हीलियम से बड़े अपने संसद भवन की लाइब्रेरी में हीलियम से बड़े एक चैम्बर में रखा हुआ है, उसमें जो है 251 से 252 पृष्ठ थे, ठीक है ना। और जिसका वजन 3.75 किलोग्राम था। अभी तो जो है इतना 200 ग्राम की कॉपी में आ जाएगा वजन। उस समय चरणपत्र विशेष पार्चमेंट पेपर का उपयोग किया गया था, इसलिए जो है वेट ज़्यादा था। इसके प्रमुख चित्रकार, इसमें कई सारी कलाकृतियां बनाई गई, तो इसके प्रमुख चित्रकार कौन? बिहोर राम मनोहर सिन्हा। इसमें जो चित्र अंकित किए गए हैं, चित्र कौन कौन से हैं ये करके यहाँ पे चर्चा की गई। तो चित्र बनाए हैं वो बिहोर राम मनोहर सिन्हा ने इस पर चित्र बनाया हुआ है। और साथ में दीनानाथ भार्गव, विनोद बिहारी मुखर्जी और राम कीकर वैद्य आदि कई सारे लोगों ने मिलकर इसके चित्र का, जो इसमें कई सारे फिगर बने हुए हैं, उसका निर्माण किया हुआ है। कवर या प्रियम्बल या प्रस्तावना की बात करें, प्रस्तावना का पृष्ठ बिहोर राम मनोहर सिन्हा ने डिजाइन किया है। जो हमारी प्रस्तावना है उसके पेज को बिहोर राम मनोहर सिन्हा ने, जो मुख्य इसके प्रमुख सबसे ज्यादा जो है कलाकार थे, उन्होंने डिजाइन किया। और प्रत्येक भाग पर, जैसे कई सारे भाग हैं, भाग 1 2 3 4 5, यहाँ पर 12 और 17, कई जितने भाग हैं, इस पे कौन सी कलाकृतियां बनाई गई हैं, ये यहाँ पर चर्चा की गई है, ठीक है ना। तो आभूषण भाई, उसको सजाने का काम, अलंकृत करने का काम किसने किया गया? संविधान के प्रत्येक 22 भागों की शुरुआत में एक कलाकृति है जो भारतीय इतिहास और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। उदाहरण के लिए, जैसे अभी कुछ यहाँ पर आप नेट पे सर्च करेंगे तो सारी कलाकृतियां मिल जाएंगी। जो मुख्य मुख्य कलाकृतियां थी वहां पे हमने इसको दिया। जो सारी कलाकृतियां ऐतिहासिक रहेंगी, जो हमारी हिस्ट्री में एंशिएंट या मेडाइवल या मॉडर्न, जिस भी हिस्ट्री की बात आप कर लें, उससे संबंधित रहेंगे। तो भाग 1 जो हमारा है वो संबंधित संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। जो सिंधु घाटी सभ्यता की एक मोहर का चित्र भाग 1 पर बनाया गया है, भाग 1 वाले पृष्ठ पर बनाया गया है। उस मोहर पर जेबू बैल क्या होता है? कुबरदार बैल, जिनके पेड़ पे कुबर होता है, गर्दन के पास एक फैट एकदम लटका होता है चद्दर की तरह, ठीक है, कान लटके होते हैं, जेबू बैल उसको कहते हैं। जेबू बैल आप नेट पे सर्च करेंगे तो आप देख भी जाएंगे कि जेबू बैल क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुहर भाग 1 पर बनाई गई है। भाग 2 से संबंधित वैदिक काल से संबंधित भाग 2 गुरु शिष्य परंपरा को दर्शाता है, भाग 2। भाग 3 भगवान राम, सीता और लक्ष्मण का वापस लौटना, जब वापस अयोध्या लौट रहे होते हैं, उसका वनवास काटकर वापस लौटते हैं, तो उसके बारे में दिखाया गया है। भाग 4 डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व, राज्य की कौन सी नीतियां रहेंगी उसको निर्देशित करने के लिए जो प्रमुख प्रावधान किए गए वो भाग 4 में। तो महाभारत का एक दृश्य कृष्ण और अर्जुन जब उनको ज्ञान दे रहे होते हैं उसका दृश्य दिखाया गया है। भाग 5 गौतम बुद्ध का धर्म चक्र प्रवर्तन दिखाया गया है। वहीं भाग जो है 12 में नटराज भगवान शिव का तांडव करता हुआ दृश्य वहां पर अंकित किया गया है। और भाग 17 में राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, ठीक है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज। और भाग 18 में आपात उपबंध महात्मा गांधी के लिए चित्र बनाया गया है। ये सब कुछ प्रमुख यहाँ पर चर्चा की गई, यहाँ पे क्या लिया गया है। संविधान के पहले पृष्ठ पर दीनानाथ भार्गव ने राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ की कलाकृति बनाई है। तो दीनानाथ भार्गव अशोक स्तंभ की कलाकृति जो है संविधान के पहले पृष्ठ पर ही बनाई है। कौन? दीनानाथ भार्गव। और वो क्या है? अशोक स्तंभ की कलाकृति बनाई गई। अशोक स्तंभ क्या? हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। अब हम जितने प्रतीक हैं प्रमुख रूप से उन सब की चर्चा कर लेते हैं। ये क्या फैक्ट ओरिएंटेड क्लास है मुख्य रूप से आपकी, ठीक है ना। ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया, भारत का ऑफिशियल नाम क्या है? भारत अर्थात इंडिया, ठीक है ना। भारत का अगर ऑफिशियल नाम पूछा जाए क्या है तो भारत या इंडिया, हिंदुस्तान या कुछ और आता है तो वो सब आप चर्चा मत करिएगा। भारत और इंडिया, जो कि आर्टिकल 1 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। भारत की राजभाषा क्या है? देखिए सब जगह हम आगे देखेंगे नेशनल 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 आएगा, परंतु यहाँ पे ऑफिशियल प्रयोग किया गया है। तो हम आपको यही बता देते हैं कि भारत की कोई राष्ट्र भाषा नहीं है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। राष्ट्र शब्द जो है उल्लेखित करता एक साझी संस्कृत को, एक समान संस्कृत मानने वाले लोगों को, एक समान विचारधारा वाले लोगों के समूह को,
जैसे हमारे भारत का अगर राष्ट्र की बात की जाए तो इसमें राष्ट्रवादी जो भावना, हमारा तिरंगा, ये पूरे भारत की सारी जनता अपनाती है। परंतु कोई धर्म हमारे देश का राष्ट्रीय पहचान नहीं है, क्योंकि अलग अलग समूह अलग अलग धर्मों को मानता है। तो एक साझी पहचान जहां रहती है उसको राष्ट्र कहा जाता है। तो ऐसा नहीं, हमारे देश में एक ही समान लैंग्वेज हर जगह नहीं बोली जाती थी, इसलिए भारत राष्ट्रभाषा नहीं हुई, राजभाषा हुई। राजभाषा मतलब ऑफिशियल कामकाज की भाषा, ठीक है ना। अगर राजभाषा आपको समझने में कंफ्यूजन हुई तो ऑफिशियल लैंग्वेज आप यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है, देखिएगा। वो राजभाषा हमारी क्या है? हिंदी है, ठीक ना। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 एक के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। 8वीं अनुसूची में 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं, ये भी हमने 8वीं अनुसूची पढ़ ली है, ठीक है। नेशनल फ्लैग, जो राष्ट्रीय ध्वज हमारा है, उसके डिजाइनर रहे हैं पिंगली वेंकैया। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसके जो है डिजाइनर कौन रहेंगे? पिंगली वेंकैया। तो राष्ट्रीय ध्वज ये आप देख लीजिए, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कब अपनाया गया, तो नेशनल फ्लैग के बारे में देखते हैं। अपनाने की तिथि 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। क्वेश्चन यहाँ से आता है। इसके अनुपात, ये अनुपात से क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया हुआ है, तो अनुपात आपको पता होना चाहिए। इसका अनुपात क्या है? लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, और चौड़ाई और लंबाई वही 2:3 है, 3:2। लंबाई अनुपात चौड़ाई करेंगे तो 3:2 आएगा। इस पर अशोक चक्र सफेद पट्टी के बीच में 24 तीलियां हैं जो निरंतर प्रगति को दर्शाती हैं। 2:3 या 3:2 का तात्पर्य क्या होता है? मतलब अगर एक साइड आपका जो है लंबाई, अगर लंबाई अनुपात चौड़ाई करते तो लंबाई अगर 3 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई इसकी 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये 2 सेंटीमीटर हो, इस अनुपात में ही हमारा तिरंगा होना चाहिए। और प्रत्येक जो है ये जो यहाँ बीच में 3 पार्ट में जब उसको डिवाइड किया जाता है तो वो भी जो है एक अनुपात में होना चाहिए। सारा अनुपात दिखाया गया। बीच में जो अशोक चक्र जो बना रहेगा उसमें 24 तीलियां हैं। ये सब कई लोगों को बात पता होगी, परंतु यह अनुपात आप देख के चलिए। अनुपात है, पिंगली वेंकैया इसके डिजाइनर है, और लागू होने की तिथि। ये 3 पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय प्रतीक प्रतीक देखते हैं। तो राष्ट्रीय प्रतीक अशोक की सिंह राजधानी, ठीक है ना, सारनाथ से लिया गया है। वो देखेंगे आप ना, ये बना हुआ है शेर, चार तरफ मुंह करके, नीचे चक्र एक बना हुआ है, ठीक ना। तो अशोक की सिंह राजधानी सारनाथ से लिया गया। अपनाने की तिथि 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, ठीक ना। और सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद, ठीक है ना। मुंडक उपनिषद संबंधित आपका अथर्ववेद से संबंधित, ठीक ना। उत्तर वैदिक काल को 2 पार्ट में डिवाइड, ऋग्वैदिक काल, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में जो है हम अथर्ववेद एक आता है। यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, 3 वेद हैं। उसमें अथर्ववेद जादू टोना मंत्र से संबंधित है। तो मुंडक उपनिषद अथर्ववेद के मंत्र से संबंधित है। उपनिषद क्या होते हैं? इनको वेदांत कहा जाता है। वेदों को अंतिम रूप से, सबसे व्यवस्थित रूप से जो जहां डिस्क्राइब किया गया उसको उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद का तात्पर्य क्या होता है? उप, ठीक है। अब उप सद मतलब पास, नी मतलब श्रद्धा पूर्वक, ठीक है ना। और निषद, हाँ, उप मतलब पास। यहाँ पर उप मतलब पास, नी मतलब श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, सद मतलब बैठना। उपनिषद का डिस्क्राइब करें, गुरु के पास श्रद्धा पूर्वक बैठ कर ज्ञान प्राप्त करना, उसको उपनिषद कहा गया, ठीक। कहा गया मुंडक उपनिषद से लिया गया है। क्या? आदर्शवाक सत्यमेव जयते, मुंडक उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान हमारा क्या? जनगण मन, ठीक ना। इसको रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। अपनाने की तिथि देखिए, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत इन दोनों को संविधान लागू होने से 2 दिन पहले ही अपना लिया गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसको, राष्ट्रीय गान को अपनाने की तिथि 26 जनवरी 1950 था। और गायन का समय मतलब इसको कितने 22 सेकंड में गाना अनिवार्य है। ये 52 सेकंड में गाना अनिवार्य है, सॉरी 22 सेकंड का 52 सेकंड में गाना अनिवार्य है। अपनाने की तिथि 26 जनवरी 1950, गायन का समय 52 सेकंड है। इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। नेशनल सॉन्ग जो हमारा है, राष्ट्रीय गीत जो है वंदे वंदे मातरम है। और यहाँ पर इसको जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है 26 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया था।
इसका महत्व राष्ट्रीय गान का भी महत्व राष्ट्रीय गीत जैसा ही है, ठीक है ना। नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय पशु हमारा क्या है, बाघ। बाघ में भी बंगाल टाइगर की बात की जाती है। रॉयल बंगाल टाइगर हमारा जो है राष्ट्रीय पशु है। शक्ति और शौर्य का प्रतीक इसको माना जाता है। नेशनल बर्ड, हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। नेशनल फ्लावर क्या है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है, पवित्रता और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक। नेशनल ट्री, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय फल आम है और राष्ट्रीय वेजिटेबल कद्दू है। कद्दू मतलब जो है पंपकिन, ठीक है, कद्दू है। नेशनल रिवर या सीताफल, ठीक है ना, सीताफल भी इसको कहते हैं, सीताफल पंपकिन भी कहा जाता है। नेशनल, राष्ट्रीय नदी जो है गंगा है। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है हमारा, गंगा नदी की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कहा गया। नेशनल हेरिटेज एनिमल, राष्ट्रीय विरासत पशु, राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर, वहीं राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। और नेशनल रेप्टाइल, राष्ट्रीय सरीसृप रेंगने वाला जो जंतु है, उसमें किंग कोबरा को रखा गया है। कोबरा भी 3 टाइप के होते हैं, स्पेक्टिकल, सॉ स्केल्ड और किंग कोबरा। नेशनल कैलेंडर, राष्ट्रीय पंचांग शक कैलेंडर, जो मार्च 1957 को अपनाया गया था। इससे पहले विक्रमी संवत था हमारे पास, इसके पहले तक विक्रमी संवत को माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय तिथियों से ये टैली नहीं करता था, मैच नहीं करता था। इसके लिए हमने संवत को, शक कैलेंडर को अपना लिया है। हमने कैलेंडर की क्लास विस्तृत रूप से प्रस्तावना वाला जो पार्ट 2 की वीडियो है उसमें दी हुई है, वहां पर आप जरूर देखिएगा। शक कैलेंडर, जितने भी कैलेंडर, भारत कैलेंडर, सबकी वहां पर विस्तृत चर्चा की गई। तो अभी तक जो लोग सारी क्लासें देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अनुसूची वाली क्लास और कैलेंडर वाली क्लास जरूर से जरूर एक बार जाकर देखो। उसमें भी कैलेंडर वाली क्लास, कैलेंडर की क्लास को कहीं भी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो प्रस्तावना का जब पार्ट 2 पढ़ेंगे वहां पर आपको कैलेंडर को बहुत विस्तृत, आप बस अपने ज्ञान या क्यूरियोसिटी के लिए ही जाके वो क्लास देखिए। उसमें जो है आपको स्टार्टिंग के 15-20 मिनट बाद आपको कैलेंडर के बारे में सारी डिटेल दी गई है। उसके पहले हम देखेंगे, आप प्रस्तावना विक्रमी संवत का उल्लेख किया गया है। शुक्ल पक्ष सप्तमी, उसमें जो भी इस्तेमाल किया, जो भी मिति मार्ग से जो भी महीने का उल्लेख किया, क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ वहाँ चर्चा की गई। नेशनल प्लेज, राष्ट्रीय प्रतिज्ञा क्या है, निष्ठा की शपथ हम लेते हैं। जो राष्ट्रीय प्रतिज्ञा हमारा है, कहीं क्वेश्चन था हमारी राष्ट्रीय प्रतिज्ञा क्या है, तो वहाँ पे निष्ठा अगर वर्ड रहेगा तो निष्ठा आप सही करिएगा। नेशनल स्पोर्ट क्या है, हॉकी, ये तो सबको पता होगा। चलिए, अभी तक हमने क्या क्या देख लिया कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या 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 पशु पक्षी जितने भी थे उन सबको देख लिया। यहां से हमारा शुरू होता है आर्टिकल, ठीक है ना। भाग 1 में क्या लिखा गया, भाग 2 में क्या लिखा गया। उससे पहले हम आपको बता दें, जैसा हम पिछली क्लासों में चर्चा करते हुए हैं, किसी भी राज्य, राज्य क्यों कह रहे हैं, पॉलिटी में देश को राज्य कहा जाता है। राज्य सिर्फ और सिर्फ राज्य क्या है, हमारा कोई भारतीय नागरिक भारत के बाहर भी रह रहा है वो भी राज्य हमारे भारतीय राज्य का हिस्सा है, एक विचारधारा मानने वाला। तो हम यहाँ राज्य की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। राज्य के 4 प्रमुख तत्व होते हैं, उसमें भी मुख्य रूप से देखा जाए तो किसी भी राज्य के लिए जो सबसे प्रमुख तत्व है वो है भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, संगठित सरकार होनी चाहिए, ये 3 तत्व प्रमुख रूप से होने चाहिए। उसके साथ साथ जो राज्य है उसको संप्रभुता होनी चाहिए, इसके अलावा एक विचारधारा और चलती है कि अंतरराष्ट्रीय मान्यता भी होनी चाहिए, जो अंतरराष्ट्रीय देश है उसको स्वीकार भी किए होनी चाहिए। परंतु ये मान्यता उतनी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान को जो है विश्व ना माने राज्य, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने अपने आप को राज्य घोषित किया हुआ है। तालिबान सरकार को सरकार नहीं मानते लोग, तो सरकार नहीं मानेंगे तो राज्य का दर्जा उसको प्राप्त नहीं होगा। तो अंतरराष्ट्रीय मान्यता भी एक तत्व आता है, 5वां तत्व, अंतरराष्ट्रीय मान्यता। परंतु ये 5वां तत्व है, लेकिन मुख्य रूप से ये 4 तत्व आते हैं। संप्रभुता अगर हम देखा जाए तो हमने प्रस्तावना में देखा है कि हमारा देश एक संप्रभु देश है, वहां पर हमने स्पष्ट रूप से लिखा है भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा गया। तो संप्रभुता क्लियर हो गई प्रस्तावना से। अब जो ये पार्ट लिखे गए हैं इन सबको समझना है एक एक करके, और इसी आधार पर इसी क्रम में आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे संविधान की रचना की गई। कैसे, आर्टिकल ए भाग 1 की जब हम बात करेंगे, आर्टिकल 1 से 4 तक, तो ये संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है।
तो भूभाग की बात किया, उसका राज्य कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा। संघ और राज्य क्षेत्र भाग की बात भाग 1 में की गई है, 1 से 4 आर्टिकल। भूभाग दूसरे नंबर पर आता है जनसंख्या। जनसंख्या नागरिकता सबसे पहले भाग 2 में हम देखते हैं, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, ठीक है ना। और मौलिक अधिकारों या हमारे संविधान की रक्षा के लिए भाग 4 में भी निर्देश दिए गए। ये निर्देश किस लिए हैं? सरकार को निर्देश है, परंतु इस जनसंख्या के कल्याण के लिए निर्देश दिए गए हैं। जनसंख्या कल्याण सरकार कैसे सुनिश्चित करे, तो भाग 4 और 4A मूल कर्तव्य। तो आप देखेंगे ये चारों भाग मुख्य रूप से जनसंख्या से संबंधित है, जो यहाँ के लोग हैं उनसे संबंधित है। उसमें भी 2, 3 और 4A मुख्य रूप से जनसंख्या के संबंधित है। एक मूल अधिकार की बात करता है, मूल कर्तव्य की बात करता है, यहाँ DPSP की बात होती है, और भाग 2 में जो बात होती है नागरिकता की, तो जनसंख्या संबंधित हो गया। इसी क्रम में फिर आता है संगठित सरकार की बात। क्यों नहीं, हम जब मूल कर्तव्य ऐड कर रहे थे तो क्यों नहीं इसको हमने भाग 9 में ऐड कर दिया, या भाग 7 जो निर्देशित हो गया है भाग 7 में इसको क्यों नहीं व्यवस्थित किया गया? क्यों? क्योंकि जनसंख्या एक जगह कंपाइल होनी चाहिए, जनसंख्या संबंधी जितने प्रावधान हैं वो एक जगह कंपाइल होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद संगठित सरकार की बात कही गई। संगठित सरकार में सबसे पहले संघ की सरकार आती है। संघ की सरकार में भी हम देखेंगे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका अलग अलग पार्टों में होती है। सरकार में संघ, राज्य, फिर अधीनस्थ सरकार, या फिर अधीनस्थ सरकार का तात्पर्य यहां पर क्या हुआ? पंचायतें, जो ग्रामीण सबसे निचले स्तर पर है। तो स्थानीय सरकार की बात करते हैं, ठीक है ना। स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार, ठीक है ना। संगठित सरकार में 3 सरकार इसी क्रम में लिखा गया है, संघ से राज्य, फिर राज्य से स्थानीय। क्यों नहीं स्थानीय सरकार को और कहीं पर डाल दिया गया? क्यों इसको भाग 9 में डाला गया? ये भी हम देखेंगे। देखने का मतलब देखिए, आप इसी क्रम में सब कुछ लिखा गया है। आप देखें जितने भाग है, कितनी खूबसूरती, संघ से संबंधित जितने प्रावधान है उसके बाद आ गए, फिर राज्य संबंधित, फिर स्थानीय सरकार, इसके बाद अधिकरण आते हैं, संविधान संशोधन कैसे होगा, ये सब बातें की गई। इसी क्रम में हमको पढ़ना भी चाहिए। ये नहीं कि पहले हम जो है संघ पढ़ लिए, फिर आके हम भाग 1 पढ़ रहे हैं, फिर जाके भाग 3 पढ़ लिए, तो कभी कुछ भी ना पढ़े, इसी क्रम में एक बार पढ़ लेते हैं। एग्जाम में क्रम में क्वेश्चन तो नहीं आएगा, परंतु एक फिर हम आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। मान लीजिए आपको खाना बनाना है, तो सारे मसालों का गुण पता होना चाहिए। अगर हमने सीधे बता दिया कि आपको आप एक खिचड़ी बनाइए, हमने बता दिया इसमें नमक पड़ता है, ये पड़ता है, ये पड़ता है, तो नमक का गुण क्या होता है? किसी भी चीज को नमकीन कर देना। मिर्ची गुण होता है किसी चीज को कड़वा कर देना। चीनी का गुण होता है किसी चीज को मीठा कर देना। ऐसे सभी पदार्थों अगर हम गुण बता दें आपको, काली मिर्च, जितने भी मसाले हैं, तो फिर आपको कहें कि अब आप बनाइए, और बनाने की विधि ये है कि इसमें नमक डालते हैं, ये डालते हैं, ये डालते हैं, तो आप अपने स्वादानुसार जितना आपको डालना होगा वो डालेंगे, जितने लोग बनाना होगा आप बना ले जाएंगे। परंतु हमने हर बार आपको जो 5 लोग खाना कैसे बनेगा उसकी व्यवस्था बता दी, आपको 10 लोग खाना बनाना पड़ेगा तो आप बना ही नहीं पाएंगे। और यही हो रहा है हमारी कोचिंग संस्थानों में, या फिर जो है हमारे अदर जो यूट्यूब क्लासेस चलती हैं उसमें, कि वहां पर एक जगह खिचड़ी करके आपको पढ़ा दिया जा रहा है, आपके दिमाग को विकसित करने की कोशिश नहीं की जा रही। वही सब कुछ बता दे रहे हो, कह रहे हैं यहीं से आएगा। लेकिन हम जो क्लास ले रहे हैं, हमारा क्लास लेने का एक ही उद्देश्य है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर आप अपने दिमाग के लेवल सोचिए कि इस नॉलेज का कैसे प्रयोग करना है, कितना ज्यादा जो है कौन से वर्ड को इस्तेमाल करना है। जब हम आंसर राइटिंग करते हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कितना कहाँ पे क्या यूज करना है वो पता होना चाहिए। और दूसरी बात एक और है कि जब भी कुछ व्यवस्थित क्रम में होता है, एक हम डिक्शनरी का ही एग्जाम्पल मानते हैं। हर व्यक्ति, जितने स्टूडेंट हैं, सब लोग डिक्शनरी के बारे में जानते होंगे। डिक्शनरी क्या होती है? वर्ड का, शब्दों का समूह होता है जिसमें उनके बारे में बताया जाता है। तो डिक्शनरी में जो भी कुछ लिखा है, देखिए अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है और आपको ढूंढना आसान होता है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कि ए अल्फा सबको खिचड़ी करके सफल कर दिया जाए आपस में, फिर आपको पढ़ना पड़े, ढूंढना पड़े, कोई वर्ड आप ढूंढ पाएंगे? और शायद याद भी करने में आपको दिक्कत, कठिनाई हो। या इसी प्रकार जब हम संविधान को एक आर्टिकल 1, 2 एक व्यवस्थित क्रम में जब पूरा आर्टिकल हम पढ़ लेते हैं, तब हमको याद करने में दिक्कत नहीं होती। कुछ भूल भी रहा होता है तब भी हम गेस कर ले जाते हैं कि इसके आसपास है। फिर उन भाग में उनमें जो तत्व लिखे गए हैं उनका उपयोग कर कर हम आंसर राइटिंग करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उनका उपयोग करके।
पहले हम आपको उपयोग करना बता दें, उनको उपयोग करके आंसर राइटिंग सॉल्व करना बता दें, फिर तो आप उसका गुण समझ ही नहीं पाएंगे, इसका गुण क्या है। इसीलिए जो हमारी क्लासें रहेंगी, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, उनकी क्लासें एक एक क्रम में आर्टिकल 1, 2 एक एक आर्टिकल को डिस्क्राइब करते हुए चला जाएगा, फिर उनका व्यवहारिक प्रयोग पढ़ा जाएगा। फिर आने वाले समय जब भी कभी हम जो है, जब आप लोग कहेंगे एग्जाम ओरिएंटेड कोई क्लास ले रहे होंगे, वहां पर आपको खिचड़ी बनाना सिखाएंगे, ठीक है। यूपीएससी के लिए मान लीजिए थोड़ा ज़्यादा खिचड़ी बनानी पड़ती है, तो वहां पर उसका अलग तरीका रहेगा। और सारे गुण अगर आपको पता है हर तत्व के, तो आप हमको बस हिंट देना पड़ेगा, आप खुद ही सब कुछ बनाकर तैयार कर देंगे। फिर आप खुद ही देखेंगे, बस क्लास पूरा आप करिए, फिर आप खुद देखेंगे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि व्यवस्थित क्रम में आपके माइंड में लेयर बाय लेयर व्यवस्थित वो अच्छे से रखा गया है, खिचड़ी बनाकर नहीं रखा गया। तो क्वेश्चन कंफ्यूजन जो होती है कि अरे यार ये कंफ्यूज हो रहा है, ये पता नहीं क्या सही होगा, अभी आपको लग रहा होगा कि हाँ क्या पढ़ा रहे हैं मास्टर साहब, क्या पढ़ाते हुए निकल जाना, लेकिन आने वाले जब पूरी क्लासें खत्म होंगी ना, तब आपको समझ में जाएगा हाँ क्या क्यों इस क्रम में पढ़ाया गया। तो जिसने भी हमारी अभी तक क्लासें नहीं देखी हैं, वो जाके पुरानी क्लासें देखे। मैं मान रहा हूँ कि आपने पहले पढ़ा होगा, लेकिन इतने विस्तार से नहीं पढ़ा होगा। इस बात को भी मैं कह रहा हूँ कि इतने विस्तार से आप कहीं नहीं पढ़े होंगे, और उनका रेलिवेंस होता है। हमने अभी तक, फिर से बताया, हमने अभी तक क्या पढ़ा है, संवैधानिक विकास, हमारे संविधान का विकास कैसे हुआ है, और अब हमारे संविधान में लिखा क्या गया ये पढ़ लें। संविधान की जितनी शासन प्रणाली हमारे यहाँ अपनाई गई, सारी शासन प्रणालियों की बात की। कई सारे टर्म होते हैं, कई सारे शब्द होते हैं, उन शब्दों की हमने पहले चर्चा कर ली है। घबराए मत, आगे भी चर्चा होगी, परंतु अगर आप पुरानी क्लासें किए हुए तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, पुरानी क्लासें करिए। चलिए, यहाँ पे हमने शायद आपको हाँ सब बता दिया, क्यों भाग जो है, भाग में कोई जो नया भाग जोड़ा गया वो क्यों उसी जगह पर जोड़ा गया, एक क्रम में व्यवस्थित करने के लिए भाग्यों को जोड़ा गया। और राज्य के इतने तत्व होते हैं, इसी आधार पर जो है हमारे संविधान की रचना हुई है, ये भी आप मान के चलिए, ठीक है। चलिए एक एक भाग की चर्चा करते हैं। हमारे संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा, उसकी चर्चा की गई है। और अगर इससे संबंधित आर्टिकल देखा जाए तो आर्टिकल 1 से 4 तक इसके तहत आता है। भाग 1 आर्टिकल 1 से 4 से संबंधित है। तो अब जब कभी किसी राज्य का नाम लिया जाएगा, आपको सबसे पहले क्लिक करना चाहिए भाग। सबसे पहले हम याद कर लेते हैं किस भाग, कौन सा भाग किस आर्टिकल से संबंधित है, कहां से कहां तक उसका आता है। फिर हम जो है आर्टिकल को इलेबोरेट करेंगे। पहले हमने भाग देखा, फिर इसके एक एक आर्टिकल को देखा, तो याद करने के क्रम में आसानी होगी। पहले हमने डिक्शनरी में देख लिया, ए का ग्रुप यहाँ पे है, ए समूह का ग्रुप, फिर बी समूह का ग्रुप, सारे पेज हमको पता है, सारी व्यवस्थाएं पता है। तो ऐसे ही हम देखते पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से 4 की चर्चा की गई, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ उसका राज्य क्षेत्र, पार्ट 1 में। जब कभी भी आपको क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे रटने की कोशिश मत करिएगा, फिर मैं बता रहा हूँ, रटना नहीं है, बस समझते हुए चलना है। पार्ट 2 में नागरिकता लिखी, सिटीजनशिप लिखी गई है, सिटीजन हमारे यहाँ क्या रहेंगे। तो 5 से 11 आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता की बात की गई। जब कभी भी आपसे नागरिकता संबंधित क्वेश्चन अगर पूछा गया, तो अगर आर्टिकल 11 या 5 के इतर कहीं कोई आर्टिकल दे दिया गया, उसके अलावा कोई आर्टिकल दे दिया गया, तो आपको उसको ऑलरेडी गलत मान लेना। कभी कभी होता है, कुछ प्रावधान बाहर भी होते हैं, परंतु वहां पे पहले दृष्टि से उसको गलत मानना है। 5 से 11 जहां आर्टिकल मिलता है उस पर मेन फोकस करना है। और आर्टिकल इसमें क्या लिखा गया है वो कभी क्वेश्चन आता है एग्जामों में। तो नागरिकता संबंधी जब भी बात की जाएगी, आपका दिमाग ऑटोमेटिक जाना चाहिए आर्टिकल 5 से 11 के बीच में नागरिकता की बात की गई है। तो अब 5 से 11 में क्या लिखा गया उसकी बाद में चर्चा करेंगे, हम एक एक आर्टिकल देखेंगे। परंतु सबसे पहले आपका दिमाग जाना चाहिए, ये तो चर्चा कर रहा है, नागरिकता की बात किया, तो भाग 2 की बात कर रहा है। भाग 2 कहां से कहां संबंधित है, आर्टिकल 5 से 11। तो जिस जिस ऑप्शन में आर्टिकल 5 से 11 के अलावा कोई आर्टिकल दिया रहेगा, पहली दृष्टि में उस आंसर को गलत मानेंगे, ठीक है। ऐसे मूल अधिकार संबंधी जब भी बात की जाएगी तो हम आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 की बात करते हैं। जब भी मूल अधिकार संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो 12 से 35 आर्टिकल के अलावा कोई आर्टिकल दिया तो पहली नजर में उसको हम गलत मानेंगे, ठीक है। क्यों पहली नजर में गलत मानेंगे, कभी कभी होता है कि उस आर्टिकल संबंधित कुछ कुछ प्रावधान बाहर भी दिए होते हैं। मूल अधिकार भाग 3 में, भाग 4 जो हमारा संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। ये संबंधित है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। भाग 4A मूल कर्तव्य से संबंधित है, आर्टिकल 51A, इसको हमारे संविधान में बाद में ऐड किया गया। वहीं भाग 5 संघ से संबंधित है। तो भाग 5 संघ से संबंधित आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है, करीब करीब 100 आर्टिकल इसके तहत आ जाते हैं, ठीक है।
100 या 101 आर्टिकल, नंबरिंग 101 आर्टिकल आप देखेंगे इसके तहत आते हैं। तो इतने ज्यादा आर्टिकल एक ही भाग में हो गए तो उनको कई चैप्टर में तोड़ दिया गया। संघ की सरकार कैसी रहेगी उसके बारे में यहाँ पर भाग 5 में संघ की सरकार, संघ की व्यवस्था कैसे चलेगी, संघ मतलब हमारा जो केंद्र है, केंद्र सरकार कैसे चलेगी, उसकी चर्चा भाग 5 में की गई है। और भाग 5 को भी 5 पार्ट में तोड़ दिया गया है। भाग 5 को 5 पार्ट में तोड़ दिया गया। और भाग 5 में जितने चैप्टर होंगे, जितने अध्याय होंगे, वो सब जो है संघ की सरकार से संबंधित होंगे। तो चैप्टर 1 जो बताता है वो कार्यपालिका से संबंधित बताता है। कभी भी कार्यपालिका से संबंधित जब भी क्वेश्चन आएगा, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 के बीच में हमें तुरंत स्विच करना है अपने आप को कि आर्टिकल 52 से 78 के बीच की ही बातें की गई। इसमें आर्टिकल 76 एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्टिकल 61 इंपॉर्टेंट, तो हम बताएंगे क्या क्या आर्टिकल इंपॉर्टेंट होते हैं। परंतु अभी ये देखिए कि आप कि संविधान के भाग 5 का चैप्टर 1 कार्यपालिका से संबंधित है। संविधान का भाग 5 क्या कहता है, संघ सरकार की बात करता है, उसका चैप्टर 1 कार्यपालिका से संबंधित है। और कार्यपालिका जो है आर्टिकल 52 से 78 की बात करता है। तो संघ की कार्यपालिका से संबंधित जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो वो या तो आर्टिकल 52 से 78 के बीच होगा, इसके बाहर बहुत कम उम्मीद है क्वेश्चन आए, ठीक है ना। जब भी आपको कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा कि राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है, सबसे पहले तुरंत आप, ये तो बात राष्ट्रपति संबंधित की जा रही है, तो भाग 5 के चैप्टर पहले की बात की जा रही है, और भाग 5 का चैप्टर 1 जो है आर्टिकल 52 से 78 संबंधित है। तो इसके अलावा जितने भी आर्टिकल दिए गए हैं सबको पहले गलत कर दो, फिर एलिमिनेट कर दो सबको, फिर देखो कितना बचता है, फिर उसमें से गेस करना आसान हो जाएगा आपके लिए। जब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवा रहे होंगे वहां पर आपको दिखाएंगे कि क्यों कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसको एलिमिनेट कैसे हम कर सकते हैं, ठीक। फिर चैप्टर 2 संसद की बात करता है, पार्लियामेंट की, और पार्लियामेंट आर्टिकल 79 से 122, ठीक है, 122 तक है। संसद, हमारे संसद के अधिकारी कौन कौन से होंगे, वहां पीठासीन अधिकारी जो होते हैं, और संसद के जो सदस्य होते हैं उनकी शक्तियां क्या होंगी, निर्भरता कैसे होगी, संसद कार्य कैसे करेगी, कैसे विधेयक बनाएगी, संयुक्त बैठक क्या होती है, वो सारी चर्चाएं भाग 5 के चैप्टर 2 में, अध्याय 2 में की गई है। चैप्टर 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, ये आर्टिकल 123 जिसको हम कहते हैं अध्यादेश, उससे संबंधित है। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति क्या होती है, चैप्टर 3 में बात की गई है। चैप्टर 4 में बात की गई संघ की न्यायपालिका। तो आपको आर्टिकल रटने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं ना कहीं आप जब भी हम जो है सर्वोच्च न्यायालय की बात आएगी तो ऑटोमेटिक हमारा दिमाग जाना चाहिए कि एक लिमिट कर देंगे। 395 अनुच्छेद में अगर आपको ये गेस करना आ गया कि ये जो क्वेश्चन है ये इस ग्रुप से संबंधित, तब भी आप बहुत सारे क्वेश्चन के आसपास पहुंच सकते हैं। तो ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आर्टिकल क्वेश्चन कहीं से पूछा जाएगा। संघ की न्यायपालिका आर्टिकल 124 से 147 तक संघ की न्यायपालिका, अच्छा सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है, वो कार्य कैसे करेगी, उसकी शक्तियां क्या है, उसका गठन कैसे होगा, उसके न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाया जाएगा, वो सारी चर्चाएं संघ की न्यायपालिका में की गई हैं। सीएजी भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पद होता है ये, क्वेश्चन भी इससे बहुत सारे आते हैं। तो भाग 5 के संघ के चैप्टर या अध्याय 5 से संबंधित है सीएजी, आर्टिकल 148 से 151 तक इसकी चर्चा की गई है। अब भाग 6 की, भाग 6 में 6 अध्याय हैं। भाग 5 में 5 अध्याय था, भाग 6 में 6 अध्याय है, ठीक है ना। तो भाग 6 में देखिए राज्य सरकार संबंधित है। राज्य सरकार संबंधित जितने भी प्रावधान किए गए वो आर्टिकल 152 से आर्टिकल 237 तक मूल रूप से रहेंगे। इसी के बीच में राज्य सरकार कैसे कार्य करेगी उसकी चर्चा की गई है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 152 जो है ये राज्य की परिभाषा से संबंधित है। इसके तहत कहा गया है कि राज्य का तात्पर्य जो अनुसूची 1 में समूह ए जो लिखा गया है उससे संबंधित रहेगी, या इसकी परिभाषा, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है चैप्टर 1 में। बस एक आर्टिकल इसके तहत आता है, आर्टिकल 152। चैप्टर 2 भाग 6 का चैप्टर 2 कार्यपालिका या अध्याय 2 कार्यपालिका संबंधित है। और जैसे संघ की कार्यपालिका देखिए उसी क्रम में यहां पर भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये भी जो है कार्यपालिका विधायिका दोनों संबंधित होता है। कार्यपालिका जब विधायिका कार्य करती है तो वो यहाँ पर दिया गया है, ट्रांजिशन फेज है। वहां पर हमने आर्टिकल 123 में देखा था राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, यहाँ आर्टिकल 213 याद करना, देखिए 123 और 213 ऐसे याद करिएगा, जब आर्टिकल पढ़ रहे होंगे तो बताएंगे आपको। चैप्टर 4 में लिखा गया है राज्यपाल की विधायी शक्तियां,
चैप्टर 3 में राज्य विधानमंडल 168 से 212। तो आप ये आर्टिकल एक एक करके देखते हो, आप हम बस थोड़ा सा डिस्क्राइब करते चल रहे हैं, आपको ये पूरा याद होना चाहिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि यार ये भाग चैप्टर क्यों याद करें, भाग क्यों याद करें। चैप्टर और भाग याद करने से ही आप कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जब आप क्वेश्चन आंसर कर रहे होंगे ना, वहाँ आप ये दिमाग लगाइएगा। आपको थोड़ा कम भी नॉलेज है, फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है, फिर भी अगर आप इस क्रम में याद किए हुए तो आपको क्वेश्चन सही करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। राज्य के उच्च न्यायालय संबंधित चैप्टर 5 में बात की गई है। भाग 6 के चैप्टर 5 में राज्य के उच्च न्यायालय संबंधित बात की, और राज्य का उच्च न्यायालय 214 से 232 के तहत है। उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय, एक चैप्टर एक्स्ट्रा बन गया, अधीनस्थ न्यायालय की बात की गई। तो अधीनस्थ न्यायालय यहाँ पर जो है 233 से 237 से संबंधित हो जाता है। इसी प्रकार भाग 7, भाग 8 और भाग 9, ये कई सारे भाग आपके हैं। देखिए भाग 7 को हमने पहले ही चर्चा की, इसको जो है हमारे संविधान में 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा समाप्त कर दिया गया, आर्टिकल 238 के तहत जो था। ठीक, ऐसे यहाँ पर सारे चैप्टरों की, सारे भाग की एक एक करके चर्चा की गई है, और सब कुछ आपको पता होना चाहिए जितना भी इसमें चर्चा की गई है। चाहे भाग जो है हम 20 देखते हैं, 21 देखते हैं, 22, टोटल 22 भाग हैं। नंबरिंग दृष्टि से हमने पहले बताया 22 भाग हैं, लेकिन 25 भाग क्यों हो जाते हैं। कहीं कहीं पर आपको देखें, जैसे आर्टिकल हम 14 की बात करें, यहाँ पे एक भाग एक्स्ट्रा हो जाता है, 14A हो गया। उसी प्रकार 9 में जब आर्टिकल 9 में हम आएंगे, आर्टिकल 9 में यहाँ पे देखिए काउंटिंग की जाए, 3 आर्टिकल 9 3 के बराबर है, 1 नहीं 3 के बराबर है, और यहाँ पर इसको निरसित कर दिया गया। तो नंबरिंग की दृष्टि से देखा जाए तो 22 भाग ही मिलेंगे, काउंटिंग की दृष्टि से आप अगर देखेंगे तो आपको 25 भाग मिल जाएंगे, और अगर भाग 7 को भी काउंट करने लेंगे तो आपको 26 भाग मिल जाएंगे। परंतु भाग 7 को आप काउंट मत करिएगा, क्योंकि अब इसको निरसित कर दिया गया है, ये याद रखिएगा। इसको समाप्त कर दिया गया, यहाँ पर लिखा भी गया है, इसको निरसित किया गया है। कितने चैप्टर और हैं, भाग 9 में 2 चैप्टर, सॉरी भाग 11 में 2 चैप्टर दिए गए हैं, भाग 12 में 4 चैप्टर दिए गए हैं, और भाग जो है 14 में जो है 2 चैप्टर दिए गए हैं। जितने भाग हैं, आपको सारे भाग में कितने चैप्टर दिए गए हैं और किस आर्टिकल से संबंधित है, ये पता होना चाहिए। पता होने का कारण सीधा है कि जब हम अभी इसके बाद क्वेश्चन आंसर सीरीज करवा रहे होंगे, उसमें आपको दिखाएंगे कि एक एक क्वेश्चन कितने इजीली आप सिर्फ आर्टिकल संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे, अभी आर्टिकल एक भी हम नहीं पढ़ाए हैं, फिर भी आप देखेंगे आर्टिकल संबंधित कई सारे क्वेश्चन आप जो है सही करना शुरू कर देंगे। चलिए यहाँ पे आपका क्लास आज ही समाप्त होती है, अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक आप ये सारी जितने भी भाग लिखे गए, सारे भाग की हमने चर्चा नहीं की, क्योंकि बस पढ़ने वाली बात है, आप पढ़ते जाइए, तब पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा कि यहाँ पे क्या लिखा गया, सब डिटेल में पीपीटी में बताया गया है। आप पढ़ के आइएगा। अगली क्लास जो है हम थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, 10-15 प्रीवियस ईयर जो भी रहेंगे मिला जुला, एक क्लास में बस क्वेश्चन आंसर समाप्त करवा देंगे आपको। वहाँ आप दिखाएंगे कि बिना आर्टिकल पढ़े भी आप आर्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस पीपीटी के थ्रू, या इस पीपीटी में जो भाग और अध्याय दिए गए हैं इसके थ्रू आप कई सारे क्वेश्चन सही कर ले रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।